हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 के लिए जो कि 27 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए हमारा इंडियन पॉलिटी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। 11 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप उसे भी देख सकते हैं। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जे बी कृपलानी और ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दरअसल संविधान सभा ने अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था, जिनमें कई महत्वपूर्ण समितियां थी, जैसे कि झंडा समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार समिति थी जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति थी जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रकार कई समितियों के माध्यम से संविधान सभा ने अपने कार्यों को संपादित किया था। तो जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सही शब्द होता है पंथ निरपेक्ष, धर्म नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष शब्द यानी कि सेक्युलर शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संशोधन। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए है 42वां संशोधन, ऑप्शन बी है 45वां संशोधन, ऑप्शन सी है 51वां संशोधन और ऑप्शन डी है 43वां संशोधन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता इन तीन शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी राज्य में, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल में और ऑप्शन डी संसद में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संसद में। भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है 7वीं अनुसूची के माध्यम से। शक्तियों का विभाजन जिसमें 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची होती है उसमें दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों का है और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को दिया गया है, लेकिन टकराव की स्थिति में संसद का कानून मान्य होता है। और अगर जो ऐसे विषय हैं जो तीनों ही सूचियों में नहीं है, उन्हें डाला गया है अवशिष्ट विषयों में और उन अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है आर्टिकल 248 के तहत। ये आर्टिकल भी आप ध्यान रखिएगा। तो भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो सन्निहित है संसद में आर्टिकल 248 के तहत। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है, तो आंसर तब भी सेम होगा, संसद आर्टिकल 248 के तहत। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए आंसर आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन है ए सरकारी अधिवक्ता, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, ऑप्शन सी कानूनी सलाहकार और ऑप्शन डी प्रशासनिक अधिकारी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कानूनी सलाहकार। जो सोलिसिटर जनरल है वो कानूनी सलाहकार होता है। कानूनी सलाहकार भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो होता है भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 के तहत, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का जो महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है। इस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहायता के लिए जो सोलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है, एक सोलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल की नियुक्ति अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो सोलिसिटर जनरल की नियुक्ति अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, इसलिए सोलिसिटर जनरल भी होता है कानूनी सलाहकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिकता निधि यानी कि कॉन्टिंजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? आकस्मिकता निधि का प्रावधान है भारतीय संविधान के आर्टिकल 267 में। इसे आप ध्यान रखिएगा, इस आर्टिकल को। आकस्मिकता निधि, इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 267 में। उसमें जो फंड है आकस्मिकता निधि, उसे राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं, वो हमसे पूछा गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आकस्मिकता निधि पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के अधीन होती है, संसद के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के अधीन वो होती है। ऑप्शन है ए, राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति उसे कैसे व्यय कर सकते हैं? राष्ट्रीय संकट के समय। ऑप्शन बी, संसदीय स्वीकृति के बाद। ऑप्शन सी, संसदीय स्वीकृति से पूर्व। और ऑप्शन डी, व्यय नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसदीय स्वीकृति से पूर्व। संसद की स्वीकृति से पूर्व राष्ट्रपति आकस्मिकता निधि से व्यय कर सकते हैं। राष्ट्रपति को जब ऐसा लगे कि राष्ट्रपति को जब भी आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता हो, राष्ट्रपति को जब भी ऐसा महसूस हो, तो वो उस व्यय का, उस निधि का उपयोग कर सकते हैं। आकस्मिक निधि का उपयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं संसद की स्वीकृति के बिना, क्योंकि जो आकस्मिक निधि होती है वो राष्ट्रपति के अधीन ही होती है। राष्ट्रपति का उस पर पूर्ण अधिकार होता है, इसलिए राष्ट्रपति उसे जब भी आवश्यक समझे उसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? वर्तमान में नीति आयोग है ये। योजना आयोग का उपाध्यक्ष या नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? ऑप्शन है ए, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी, राज्य मंत्री। ऑप्शन सी, कैबिनेट मंत्री। और ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मंत्री। जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष है, पहले योजना आयोग था, उसके उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के समान होते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और वर्तमान में जो नीति आयोग है उसके भी अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ये नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगर प्रधानमंत्री चेंज हो जाते हैं तो वही नीति आयोग के अध्यक्ष बने रहते हैं। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनका दर्जा कैबिनेट मंत्री के समान होता है। और नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसका संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है। इसे मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से बनाया गया है। मंत्रिमंडल के द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव के माध्यम से इसे बनाया गया था। योजना आयोग को बनाया गया था 15 मार्च 1950 को। ये ध्यान रखिएगा, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग को बनाया गया था। और योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से इनका गठन किया गया है, इसलिए संविधानेतर संस्था है। संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं है, यह संवैधानिक संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए, नागौर। ऑप्शन बी, सीकर। ऑप्शन सी, साबरमती। और ऑप्शन डी, नागपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागौर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये भी ध्यान रखिएगा, नागौर कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान के नागौर जिले में इसका शुभारंभ किया गया था। और क्यों किया गया था? क्योंकि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश दी थी। उसकी सिफारिशों के आधार पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन है ए, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से। और ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इन्हें इनके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों से हटाया जा सकता है जिस रीति और जिस आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। और ये ध्यान रखिएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, यानी मौलिक अधिकारों का फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन कौन है? ऑप्शन है ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति दी गई है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। ये दोनों ही पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसलिए मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि आर्टिकल 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा? अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, राष्ट्रपति वहां उपस्थित नहीं है, तो राष्ट्रपति के कार्यों को उपराष्ट्रपति देखते हैं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है तो फिर राष्ट्रपति के कार्यभार का ग्रहण कौन करेगा? ऑप्शन है ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री का कैबिनेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ अनुपस्थित हो जाएं तो राष्ट्रपति के कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेगा। और अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश उस समय उपस्थित हो वो राष्ट्रपति के कृत्यों को ग्रहण करेगा, राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेगा। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनके कार्यों को उपराष्ट्रपति देखेंगे, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को देखेंगे, और अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेगा। ये प्रावधान किया गया था राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के तहत। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के तहत इस प्रावधान को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल यानी कि गवर्नर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी विधानसभा और ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही आर्टिकल 155 के तहत की जाती है। इसलिए राज्यपाल राष्ट्रपति के और राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है आर्टिकल 155 के तहत। आर्टिकल ध्यान रखिएगा। और राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं, यानी कि उन्हें 5 वर्ष के पूर्व भी उनके पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है और उसमें ऑप्शन हो 5 वर्ष और ये हो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो आपका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। और अगर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ऑप्शन में नहीं है तो सामान्यतः 5 वर्ष तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को। और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है ए आयु 35 वर्ष हो, ऑप्शन बी पढ़ा लिखा हो, ऑप्शन सी सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और ऑप्शन डी देश का नागरिक हो। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं वर्णन किया गया है आर्टिकल 58 क्लोज 1 के तहत। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वो भारत का नागरिक हो, तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, सांसद लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता वो रखता हो, सांसद नहीं बल्कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, लेकिन पढ़ा लिखा हो ऐसी कोई भी शर्त नहीं है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो उस आधार पर यह भी सही है, लेकिन पढ़ा लिखा हो ऐसी कोई भी शर्त राष्ट्रपति की योग्यताओं में नहीं है। इसलिए ये हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, ऐसा संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है, लेकिन उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और सांसद चुने जाने की, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन है ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधानसभा और ऑप्शन डी विधान परिषद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा। जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं आर्टिकल 64 के तहत। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, जो उसके अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं हैं उनमें शामिल है कि उसकी आयु 35 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की वो योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा लेकिन उसकी योग्यता उसमें होनी चाहिए। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और एक फैक्ट और यहाँ ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने के नाते कोई वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति होने के नाते ही उन्हें वेतन दिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई भी वेतन नहीं मिलता है, उन्हें राज्यसभा के सभापति के लिए ही वेतन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। ऑप्शन है ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 6 माह और ऑप्शन डी 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन, इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 356 में। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति शासन का वर्णन आर्टिकल 356 में किया गया है और राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक ही लगाया जा सकता है। 3 वर्ष से अधिक की अवधि में किसी भी परिस्थिति में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि है वो है 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जाता है। इसलिए राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन है ए मंत्री स्तर के सभी मंत्री, ऑप्शन बी केवल कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और ऑप्शन डी कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। बेसिकली संविधान में 3 स्तर के मंत्रियों का वर्णन है। एक कैबिनेट मंत्री जिन्हें कहते हैं मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री और तीसरे उप मंत्री। जो कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री यानी केवल कैबिनेट मंत्री ही कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कि कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। जबकि मंत्री परिषद में शामिल किया जाता है कैबिनेट मंत्री को भी, राज्य मंत्री को भी, उप मंत्री को भी, इन सभी को मंत्री परिषद में शामिल किया जाता है। लेकिन कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री को ही शामिल किया जाता है। जो मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, उन्हें ही कैबिनेट में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? यानी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष और ऑप्शन डी मंत्री परिषद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा का अध्यक्ष। यह धन विधेयक है, यानी कि कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। आर्टिकल 110 क्लोज 3 के तहत इस निर्णय को करता है लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में दी गई है, ध्यान रखिएगा। और धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में पहली बार धन विधेयक को प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं
और अगर राज्यसभा में धन विधेयक को लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा उसमें अगर कोई संशोधन करती है, उसमें कोई सुझाव देती है, तो उस संशोधन को मानना या ना मानना लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। उसमें राज्यसभा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और अगर राज्यसभा किसी भी संशोधन के बिना 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक कर रख लेती है तो 14 दिन के बाद उसे राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है। यानी राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक ही रोक कर रख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? इनमें से कौन सा संबंध है, यानी कौन सा ऐसा कार्य है जो चुनाव आयोग का नहीं है? ऑप्शन है ए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ऑप्शन बी, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना। ऑप्शन सी, चुनाव की वैधता का निपटारा करना। और ऑप्शन डी, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन है, ध्यान रखिएगा। चुनाव आयोग का कार्य होता है चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। ये तीनों ही चुनाव आयोग के कार्य हैं। लेकिन चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग के द्वारा जारी नहीं की जाती है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन से संबंधित जो अधिसूचना है वो राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है और राज्य विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव से संबंधित अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। इसीलिए ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष और ऑप्शन डी 5 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जिसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उसके अनुसार मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन है ए सीधे जनता के द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन के द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन के द्वारा और ऑप्शन डी प्रांतीय सभाओं के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रांतीय सभाओं के द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत की गई योजना के आधार पर और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कि प्रांतीय सभाओं के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से। यानी हमारी जो संविधान सभा थी वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन का वो परिणाम नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में हुआ। ऑप्शन है ए 40वें संशोधन में, ऑप्शन बी 42वें संशोधन में, ऑप्शन सी 43वें संशोधन में और ऑप्शन डी 44वें संशोधन में। हमारे संविधान में जो हमारा मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्यों का समावेश नहीं किया गया था, बल्कि मौलिक कर्तव्यों को बाद में संविधान में जोड़ा गया था। इंदिरा सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उनके कार्यकाल में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और तब सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य तब हमारे संविधान में शामिल किए गए थे। लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या है 11 और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। यानी भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसके सदस्य कौन होते हैं? सबसे पहले राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 में। ये ध्यान रखिएगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 के तहत कहा गया है। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, आर्टिकल 53 में कहा गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन किया गया है आर्टिकल 54 में। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो चुनाव मंडल होता है, जो निर्वाचक मंडल होता है, उसके सदस्य होते हैं लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य। बिल्कुल सही है। तो लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, 1 और 2 बिल्कुल सही था।
राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य बिल्कुल होते हैं। राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य, ये हमारा गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य उसमें शामिल होते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर है 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसके सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और साथ ही दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को बीच में शामिल किया गया है। अभी तक दिल्ली और पुदुचेरी के थे, अब उसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। ऑप्शन है ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष और ऑप्शन डी 7 वर्ष। कंफ्यूज मत होइएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका वर्णन मिलता है हमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, इनका कार्यकाल होता है। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का आंख और कान कहा जाता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। ऑप्शन है ए 1 वर्ष तक, ऑप्शन बी 6 माह तक, ऑप्शन सी 3 माह तक और ऑप्शन डी 1 माह तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 माह तक। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य हुए बिना 6 माह तक ही मंत्री पद धारण कर सकता है। 6 माह के अंदर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, अन्यथा वो अपने मंत्री पद पर बना नहीं रह सकता। तो कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वो अधिकतम 6 माह तक ही मंत्री पद पर रह सकता है। और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति आर्टिकल 75 क्लोज 1 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, यह भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना की गई। ऑप्शन है ए राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके, ऑप्शन बी संसद के द्वारा एक कानून बनाकर, ऑप्शन सी संघीय मंत्री परिषद के द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय मंत्री परिषद के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके। संघीय मंत्री परिषद के द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। इसीलिए योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था थी जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का वर्णन किया जा चुका है। नीति आयोग का गठन किया गया है योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया है। वो भी एक कार्यकारी संस्था है। नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आप ध्यान रखिएगा, आपको ये सभी पॉइंट ध्यान रखने हैं। आपको क्वेश्चन इन्हीं में से मिलेंगे, इसलिए आप इन्हें अच्छे से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है। ऑप्शन है ए प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, ऑप्शन बी उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, ऑप्शन सी उनके क्षेत्र के अनुपात में स्थान, और ऑप्शन डी उनके राजस्व के अनुपात में स्थान। जो अमेरिका है, अमेरिका का जो उच्च सदन है उसमें जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है उसमें प्रत्येक राज्य के लिए बराबर सीटें। अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो अमेरिका की जो उच्च सदन है उसमें कुल 100 सदस्य चुने जाते हैं, यानी कि एक राज्य से 2 सदस्य, 50 राज्य तो 100 सदस्य। लेकिन भारत में जो वर्णन किया गया है, भारत में राज्यसभा में जो राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा है उसे राज्यसभा में प्रतिनिधित्व उतना ही ज़्यादा मिला है। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें भी सबसे अधिक हैं। उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में कुल 31 सीटें दी गई हैं। तो ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है, और सबसे ज़्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, कुल 31 सीटें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है, कूट की सहायता से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है कि मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। कारण है, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो कारण हमारा कथन के रूप में सही है कि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। इसीलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि ए और आर यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है, कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, और संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। कथन के रूप में दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी वह व्यक्ति जो इस पद के लिए चुना जाता है, और ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। तो राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं आर्टिकल 64 के तहत। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है आर्टिकल 64 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। ऑप्शन है ए 5वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 6ठी अनुसूची में, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची में, और ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7वीं अनुसूची में। केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है वो 7वीं अनुसूची में, चाहे वो वैधानिक शक्तियां हों या फिर आर्थिक शक्तियां हों, प्रशासनिक शक्तियां हों। केंद्र और राज्यों के बीच में वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है संविधान की 7वीं अनुसूची में, जिसमें 3 सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में कुल 100 विषय है, राज्य सूची में कुल 52 विषय है, और समवर्ती सूची में कुल 61 विषय है। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। क्वेश्चन आंसर वही होगा, लेकिन क्वेश्चन बदल के पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आंसर आपका वही होगा। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। ऑप्शन है ए 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 6वीं अनुसूची, और ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 7वीं अनुसूची। उसमें पूछा गया था कि केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंध, लेकिन इसमें पूछा गया है केंद्र राज्य संबंध, सभी प्रकार के संबंध, विधायी हो, प्रशासनिक हो, आर्थिक हो, उनका वर्णन किस अनुसूची में है। तो वो है 7वीं अनुसूची। केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में वर्णित है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे सूची देखते हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है। 8वीं अनुसूची में है भाषाएं। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषा का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान। और 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार कानूनों को 9वीं सूची में डाला गया है, यानी कि विभिन्न अधिनियमों का विधि मान्यकरण 9वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार से संबंधित जो कानून थे वो 9वीं अनुसूची में डाले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है नहीं है। ऑप्शन है ए गुजराती, ऑप्शन बी कश्मीरी, ऑप्शन सी राजस्थानी, और ऑप्शन डी डोगरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा, भोजपुरी भाषा, अंग्रेजी भाषा, इन तीनों भाषाओं को शामिल नहीं किया गया है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है उनमें इन्हीं तीनों भाषाओं में से किसी एक भाषा को शामिल किया जाता है। या तो राजस्थानी पूछेगा, राजस्थानी डाल देगा, या फिर भोजपुरी डाल देगा, या फिर अंग्रेजी डाल देगा। तो इन तीनों ही भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। जबकि गुजराती, कश्मीरी, डोंगरी, इन तीनों ही भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, ध्यान रखिएगा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो फिर भाषाओं की संख्या हो गई 15 + 1, भाषाओं की संख्या हो गई 15। उसके बाद
71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 3 और भाषाओं को शामिल किया गया। तो 15 + 3 = 18, भाषाओं की संख्या हो गई 18। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2004 के द्वारा 4 और भाषाओं को जोड़ा गया। डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2004 के माध्यम से शामिल किया गया, जिसके बाद 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या हो गई 22। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, जिनमें राजस्थानी नहीं है। ये सभी फैक्ट आपको इसमें याद रखने हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 12 है, यानी कि 12वां प्रैक्टिस सेट है। 11 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका PDF डाल दिया गया है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।